जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे हम तीसरा चैप्टर, एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर होगा। आज देखेंगे अपवाह। कौन सा चैप्टर होगा? अपवाह। मतलब हम नदी प्रणालियों के बारे में देखेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो चैप्टर है एनसीईआरटी का। देखेंगे अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एक अपवाह द्रोणी किसे कहेंगे, कि एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। आगे देखेंगे, मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी देख रहे हैं मानचित्र में ये जल विभाजक है, जबकि ये धारा अ दिखाया है, धारा ब। तो ये जो एक नदी है, मुख्य नदी, इसमें कई नदियाँ आकर मिल रही हैं। यही अपवाह तंत्र मतलब अपवाह द्रोणी कहलाता है। जैसे इसमें भी है, इधर से आके नदियाँ मिल रही हैं तो इसको कहते हैं अपवाह द्रोणी। आगे देखेंगे कि ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं। मान लीजिए कोई पर्वत है और उससे नदियाँ इधर इधर निकल रही हैं, तो ये क्या कहलाएगा? जल विभाजक कहलाएगा। आगे देखेंगे, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है? अमेजन नदी की है। किस नदी की है? अमेजन नदी की। जबकि वही पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए कि भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी जो अपवाह द्रोणी है किसकी? गंगा नदी की। किस नदी की है? गंगा नदी की, जो भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर बहती है। आगे देखेंगे, भारत में अपवाह तंत्र। कहाँ? भारत में अपवाह तंत्र। इसके बारे में देखेंगे कि भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया: हिमालय की नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ। किसमें विभाजित किया गया? हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। देखेंगे, भारत के मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। क्या है? भिन्न है। कैसे भिन्न है? हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12 नदियाँ होती हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर, देखेंगे कि अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र के लंबे रास्ते को तय करती है। जैसे देखेंगे ऊंची घाटियां हैं, जबकि बीच से पानी बह रहा है, तो इसी को कहते हैं गार्ज। जो काट दी है नदी, इसको क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। आगे देखेंगे, अपवाह प्रतिरूप। यह अपवाह प्रतिरूप क्या होता है कि अपवाह का आकार कैसे निश्चित होता है। एक अपवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, जो कि उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, जलवायु संबंधी अवस्थाओं तथा अधःस्थ शैल संरचना पर आधारित है। यह ध्रुमाकृतिक, जालीनुमा, आयताकार तथा अरीय अपवाह प्रतिरूप है। ध्रुमाकृतिक प्रतिरूप तब बनता है जब धाराएं उस स्थान के भूस्थल की ढाल के अनुसार बहती हैं। इस प्रतिरूप में मुख्य धारा, उसकी सहायक नदियाँ एक वृक्ष की शाखाओं की भांति प्रतीत होती हैं। कैसी होती हैं? जैसे देखेंगे यहाँ पर कि एक वृक्ष की शाखा है मान लीजिए, और यहाँ से इधर से आके नदियाँ इसमें मिल रही हैं, जो एक वृक्ष की भांति नज़र आती हैं। इसी को हम कहते हैं ध्रुमाकृतिक अपवाह कहते हैं। आगे देखेंगे, जब सहायक नदियाँ मुख्य नदी से समकोण पर मिलती हैं तब जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। जालीनुमा प्रतिरूप वहाँ विकसित करता है जहाँ कठोर और मुलायम चट्टानें समानांतर पाई जाती हैं। तो इसको देख लेते हैं, जालीनुमा प्रतिरूप। यहीं देख रहे हैं कि
जब नदियाँ कोई नदी आ रही है, देखिए कोई नदी आ रही है और यहाँ पर से समकोण पर आके नदी मिल जा रही है, कोई नदी समकोण पर आके मिलती है, तो एक तरह से जाली की तरह प्रतीत होता है जब नदियाँ मिलती हैं। तो इसी को कहते हैं जालीनुमा प्रतिरोध, अपवाह कहते हैं, जालीनुमा अपवाह कहेंगे, नदियाँ बहती हैं। आगे देखेंगे आयताकार अपवाह, क्या देखेंगे, आयताकार अपवाह। आयताकार अपवाह प्रतिरूप प्रबल सौंधित शैलीय भूभाग पर विकसित करता है, और ये प्रतिरूप तब विकसित होता है जब केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचनाएं धाराएं विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती। विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का संयोजन एक ही पदरूढ़ में पाया जा सकता है। तो देखेंगे आयताकार अपवाह किसे कहेंगे, तो यही आयताकार अपवाह है जो आयत के आकार का होता है। जबकि अरी अपवाह किसी ऊंचे स्थान से जब नदियां चारों दिशाओं में निकलती हैं तो उसी को कहते हैं अरी अपवाह। जैसे मान लेंगे कि अमरकंटक पहाड़ी जो है यहाँ से महानदी निकलती है, जबकि इस अध्यर्ष से ताप्ती, नर्मदा और उत्तर की तरफ सोन नदी निकलती है। तो ये क्या है, अरी अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। आगे देखेंगे अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है, फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। क्या ये इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। तो देखेंगे इसमें कुछ खास पॉइंट है। जैसे यहाँ से नदी का स्रोत है, यहाँ से नदी निकलती है और ये नदी का ऊपरी भाग है, जबकि मध्य भाग में जब आती है तो नदी अपने इस तरह से टेढ़े मेढ़े मार्गों से चलती है, उसको कहते हैं विसर्प। जबकि नदी जब निचले भाग में आती है तो अपने से कुछ उसका मुड़ा हुआ भाग जब अलग हो जाता है और झील की तरह दिखाई देता है, उसे कहते हैं गोखुर झील। और लास्ट में नदी किसका निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। आगे देखेंगे हम हिमालय की नदियाँ। हिमालय की नदियाँ सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ आकर इनमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, कोई नदी बह रही है उसमें उसकी सहायक नदियाँ भी मिल जाती हैं आके, तो उसी को हम कहते हैं नदी तंत्र। क्या कहते हैं, नदी तंत्र। देखेंगे सिंधु नदी तंत्र। क्या देखेंगे, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर, देखेंगे यही सिंधु नदी है, जबकि यहाँ से निकलती है मानसरोवर झील से और ये बहती हुई इधर से पाकिस्तान एवं भारत के पश्चिम से होकर पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो ये सिंधु नदी है, इसके बारे में देखेंगे। कश्मीर के लद्दाख जिले से प्रवेश करती है। इस भाग में एक बहुत सुंदर ही दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा इस नदी में मिलती हैं। तो पूछता है कि सिंधु नदी की सहायक नदियों का नाम क्या है। जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। कहाँ निकलती है, अटक में। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। कहाँ मिलती हैं, मिठान कोट में, जहाँ पांचों नदियाँ मिलती हैं उस स्थान का नाम है मिठान कोट। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। आगे देखेंगे सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में, शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। कितना किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे देखेंगे, क्या आप जानते हैं कि सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए
करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम। आगे देखेंगे गंगा नदी तंत्र। तो गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार के पास से। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती है। इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना नदी हिमालय की यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में यमुना नदी मिलती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। कहाँ, किस हिमालय से निकलती हैं? घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियाँ हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। आगे देखेंगे प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा तथा सोन हैं। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि नदियाँ कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती हैं। तो जानते हैं कि जिससे गंगा नदी का अफवाह तंत्र है, ये गंगा नदी है और इधर से चंबल, जो इधर से यमुना नदी आके प्रयागराज में मिलती है, इधर से चंबल आके यमुना नदी में मिलती है। यमुना की सहायक नदी का नाम है चंबल। और इसमें बेतवा और केन भी मिलती हैं, जबकि सोन नदी पटना के समीप आके मिलती हैं। इस तरह से मिलती हैं। तथा देखेंगे आगे कि बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक पहुंचती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। कौन सा? फरक्का तक बहती है तथा यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु। यह नदी दो भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी, हुगली, जो इसकी एक वितरकिया है। जैसे मान लीजिए कि ये गंगा नदी बह रही है और इस तरह से अलग हो जाती है, तो इसी को कह रहा है कि हुगली, इसको क्या कहते हैं? हुगली नदी कहते हैं, जबकि ये मेन धारा होती है। दक्षिण की तरफ बहती तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आगे देखेंगे मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसमें मेघना नदी मिल जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सुंदरबन डेल्टा कौन कौन नदियाँ बनाती हैं सुंदरबन डेल्टा? तो ब्रह्मपुत्र और गंगा और मेघना, तीन नदियाँ मिलकर सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं। आगे देखेंगे क्या आप जानते हैं कि सुंदरबन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है? किस पादप से लिया गया है? वृक्ष से, सुंदरी वृक्ष से। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यह रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। आगे देखेंगे गंगा नदी की। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्रों को पहचान सकते हैं? अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक परिस्थित है। देखिए परीक्षाओं में पूछा गया, बीपीएससी TRE 3 MTRE 2 में पूछा गया कि अंबाला का सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक परिस्थित है। कौन सा नगर? अंबाला नगर। अंबाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 1800 किलोमीटर। परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर। आगे देखेंगे इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। जानते बताए थे विसर्प कहाँ बनते हैं? मध्य भाग में बनते हैं नदी के, जो टेढ़े मेढ़े मार्गों से जब नदी गुजरती है तो इसी को कहते हैं विसर्प। आगे देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व
तथा सिंधु सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा पर शिखर 7757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? दिहांग के नाम से। तथा दिबांग, लोहित, केनुला तथा दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी नदियाँ? दिबांग, लोहित, केनुला इसकी सहायक नदियाँ हैं। क्या आप जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? जमुना। आगे देखेंगे कि तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप का नाम याद है? तो क्या उसको कहते हैं? माजुली। उसका नाम क्या है? माजुली। सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। तो देखेंगे इसको। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। आगे देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ। बताए थे ऊपर कि नदियों को दो भागों में बांटा गया भारत की, हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिम घाट द्वारा होता है, जो पश्चिम तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। आगे देखेंगे पश्चिम घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अफवाह द्रोणियों का आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। नर्मदा द्रोणी देखेंगे। नर्मदा नदी को देखेंगे। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत ही दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गार्ज से बहती है तथा जहाँ नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ क्या करती है? निर्माण धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है जो जलप्रपात है। आगे देखेंगे कि नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। तापी द्रोणी देखेंगे। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी से बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत ही कम है। इसकी जो द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिम घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत ही कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारतपुजा, पेरियार है। उन राज्यों के नाम बताइए जहां ये नदियां बहती हैं। तो बताइएगा साबरमती, माही, भारतपुजा तथा पेरियार। आगे देखेंगे गोदावरी द्रोणी। कहाँ देखेंगे? गोदावरी द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा नदी कहाँ बहती है, मतलब किन किन क्षेत्रों में इससे लाभ पहुँचता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है।
गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, बेनगंगा, पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं। मांजरा और बेनगंगा तथा पेनगंगा क्या हैं, बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण गंगा के नाम से किसे कहते हैं, गोदावरी नदी को कहते हैं। आगे देखेंगे महानदी। तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यह नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अफवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। आगे देखें कृष्णा द्रोणी। महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर से बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। आगे देखेंगे कावेरी द्रोणी। कावेरी नदी को देखेंगे। कावेरी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। किस श्रृंखला से निकलती है, ब्रह्मगिरी श्रृंखला में बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है, 760 किलोमीटर। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में विस्तृत है। आगे देखेंगे कि क्या आप जानते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या आप जानते हैं भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलौर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। विद्युत कहाँ प्रदान की जाती है, मैसूर, बंगलौर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को, कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो जानते हैं कि कुंचिकल जलप्रपात है। कुंचिकल भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात। भारत देखेंगे इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। दामोदर, ब्रह्मणी, बैतरणी तथा सूर्यरेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। अपने एटलस में इनकी स्थिति ज्ञात कीजिए। आगे देखेंगे क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका 97% भाग जल लवणी है। केवल 3% ही स्वच्छ जल है के रूप में उपलब्ध है, जिनका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। आगे देखेंगे झीलें। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील नाव वाले घरों तथा शिकारा से जो अपरिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झीलों वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहाँ नौकायान, तैराकी तथा अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती तब क्या वे उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं। तो क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है। पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जल जमा हो जाता है, उसे झील कहते हैं। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा होता है उसे क्या कहते हैं, झील कहते हैं। आगे देखेंगे कि आप जानते हैं कि बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत तथा अरल सागर। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं। वे एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों से भिन्न है। अधिकतर झीलें अस्थायी होती तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाले झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानी तथा बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों, मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। आगे देखेंगे एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में काटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पीड तथा बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लघुओं का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील जो एक लवण झील है वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। इसका सांभर झील जो राजस्थान में पाई जाती है, नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने
ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं तथा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की बुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील देखेंगे, ये सब झीलें हैं। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, बड़ा पानी, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी वाली झीलें हैं। सभी क्या हैं? मीठे पानी वाली झीलें हैं। आगे देखेंगे हम इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है। जैसे गुरु गोविंद सागर भांगड़ा नांगल परियोजना पर के पीछे बना हुआ है। देखेंगे झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती हैं। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती हैं तथा सूखे के मौसम में यह पानी की बहाव को संतुलित करने में सहायक करती हैं। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती हैं। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को बढ़ाती है, हमें मनोरंजन प्रदान करती है। आगे देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट कि नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही अधिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित हैं। किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का बहुत अधिक महत्व है। आगे देखेंगे नदी प्रदूषण। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम नदियों से अधिक जल की निकासी होती है। क्या होती है? निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन जब लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य परियोजनाएं लागू की हैं। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार कीजिए करें तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। तो इस तरह से NCERT क्लास 9 का ये तीसरा चैप्टर था। देखते हैं मिशन राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP गंगा कार्य योजना के क्रियाकलापों का पहला चरण 1985 में आरंभ किया गया है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया कि पहला चरण कब प्रारंभ किया गया, तो 1985 में। इसे 31 मार्च 2000 को बंद किया गया। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति ने गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा की तथा गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण से प्राप्त अनुभव के आधार पर आवश्यक सुझाव दिए। इस कार्य योजना को इस देश की प्रमुख प्रदूषित नदियों में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत लागू किया गया। गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। विस्तृत राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में अब 16 राज्यों की 27 नदियों के किनारे बसे 152 शहर शामिल हैं। इस कार्य योजना के तहत 57 जिलों में प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य किया जा रहा है। प्रदूषण को कम करने वाली कुल 215 योजनाओं को स्वीकृति गई है। अभी तक 69 योजनाएं इस कार्य योजना के तहत पूरी हो चुकी हैं। दिया गया है 69। इसके अंतर्गत लाखों लीटर प्रदूषित जल को रोककर उसकी दिशा में परिवर्तन करके परिष्करण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार से क्लास 9 जियोग्राफी NCERT कंप्लीट हुई। देखते हैं कुछ अभ्यास प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप का निर्माण प्रणाली को दर्शाता है? तो जानते हैं कि जो वृक्षों की तरह दिखाई देता है द्रोमाकृतिक,
वुलर झील निम्नलिखित में किस राज्य में बहती है? तो हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो लवणीय जो जल वाली झील है वो कौन सा है? सांबर झील, जो राजस्थान में, जो पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी ऊपर। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे बड़ी नदी है? तो गोदावरी है। कौन सी नदी है? गोदावरी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर जो बहने वाली नदी है ताप्ती, इसी को ताप्ती भी कहते हैं, कहीं कहीं लिखा होता है तो ध्यान दीजिएगा। इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया ज्योग्राफी NCERT क्लास 9 का तीसरा चैप्टर अपवाद द्रोणी, जो नदियों से संबंधित था। यदि हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और जो भी अपनी राय हो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।